जिस तरह से ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है लेकिन बहता हुआ पानी निर्मल रहता है, उसी तरह से हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक लक्ष्य तय कीजिए और उस पर आगे बढ़िए। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर मुख्य गतिविधियों पर। दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज करेंगे मुलाकात। रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेंगे भारत यूएई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का कार्यक्रम। मुंबई में बिजनेस फोरम में होंगे शामिल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का मिला अवसर। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को सराहा। कहा, सहकारी आंदोलन ने राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन को दी गति। रोजगार के अवसर पैदा करने और सामाजिक आर्थिक स्थितियों में व्यापक परिवर्तन की दिखाई राह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों से भारत से जुड़ने की अपील। कहा, पाकिस्तान पीओके के निवासियों को मानता है विदेशी, लेकिन भारत उन्हें मानता है अपना। जम्मू कश्मीर के रामबन में राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली को किया संबोधित। पैरालंपिक में भारत ने रचा इतिहास। शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदकों के साथ टॉप 20 में बनाई जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरा एथलीटों की अभूतपूर्व उपलब्धि पर जाहिर की खुशी। कहा, पेरिस पैरालंपिक 2024 भारत के लिए रहा ऐतिहासिक और बेहद खास। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर वो भारत आए हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में ये उनकी पहली भारत की यात्रा है। इस यात्रा में उनके साथ संयुक्त अरब अमीरात सरकार के कई मंत्री और एक व्यापक प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई अड्डे पर अतिथियों का स्वागत किया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी जाएंगे। क्राउन प्रिंस आज एक व्यापारिक फोरम में भाग लेने के लिए मुंबई जाएंगे, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियां शामिल होंगी। भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और हाल के वर्षों में भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में और ज्यादा गहरी हुई है। क्राउन प्रिंस की यात्रा भारत यूएई द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी और नए उभरते क्षेत्रों में साझेदारी के रास्ते भी खोलेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है और ये युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी को साक्षर बनाना मानवता की सेवा करने जैसा है। जब हम किसी को साक्षर बनाते हैं तो हम उसे मुक्ति देते हैं, हम उस व्यक्ति को स्वयं की खोज करने में मदद करते हैं, उसे सम्मान का एहसास कराते हैं, निर्भरता को कम करते हैं, हम स्वतंत्रता और एक दूसरे पर निर्भरता को पैदा करते हैं। अंदाजा लगाइए, जिस देश में कभी सोचा था कि हर घर बिजली होगी, कभी नहीं सोचा था। अंदाजा लगाते थे इतने गांव इलेक्ट्रीफाई हो गए। इस पर फोकस नहीं गया
कि कितने घर इलेक्ट्रीफाई हो गए, पर गत दशक के अंदर फोकस इज एवरी हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड, और अब तो और भी बड़ी छलांग लग गई है। एवरी हाउस होल्ड विल बी सेल्फ पावर्ड बाय सोलर मैकेनिज्म। कल्पना नहीं कर सकते थे 34 साल पहले संसद सदस्य था कि इतने विशाल देश में हर घर में टॉयलेट। हमने बचपन बिताया है, गांव में एक टॉयलेट नहीं होता था। आज कितना बड़ा कवरेज हो गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं है, उसका उपयोग होता है। डायरेक्ट ट्रांसफर्स होते हैं, उसका उपयोग वो सर्विस डिलीवरी में लेता है। उसने वो लंबी लाइनें खत्म कर दी जो रेलवे के अंदर टिकट की लगती थी, प्लेटफॉर्म के लिए लगती थी, पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए लगती थी, बिजली के बिल के लिए लगती थी, पानी के बिल के लिए लगती थी। सरकार ने क्या किया है? रोड कनेक्टिविटी। पड़ता था, न बिजली थी, टेलीफोन की तो बात ही नहीं थी, न रोड थी, और स्कूल भी नहीं था, 5वीं तक का ही था। जब इतना क्रांतिकारी बदलाव आ गया तो फिर लेटेस्ट रिजॉल्व टुडे कि लिटरेसी के मामले में भी कम से कम समय में ये कर दें। पिछले दशक में भारत की परिवर्तनकारी प्रगति की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क, स्कूल, बिजली, शौचालय और इंटरनेट सेवा के गांव तक पहुंचने से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। When we make someone literate, we liberate him or her. We help that person discover himself or herself. We make him or her feel dignity. We cut down dependence. We generate independence and interdependence. क्यों नहीं आज हम संकल्प लें कि हम ऐसा प्रयास करेंगे? We will make at least one literate. आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में। हमारी हजारों साल की विरासत का ये आधार है। आज के पावन दिन हमारी संस्कृति को नमन करते हुए हमें आज दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे ताकि साल में 2 कर पाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश में सहकारी संस्थाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन ने राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन को गति दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को हितकारी सहकारी शिक्षण समिति के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने समिति के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया और कहा कि देश में सहकारिता आंदोलन ने सामाजिक आर्थिक ताने बाने में व्यापक परिवर्तन लाया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन अद्वितीय है क्योंकि यह न केवल लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में भी व्यापक परिवर्तन लाता है। उन्होंने कहा कि एक उत्कृष्ट जन आंदोलन है जिसमें सभी व्यक्ति एकजुट होकर काम करते हैं। इसके माध्यम से हम सामाजिक आर्थिक बदलाव के एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। सदस्यों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो संस्था का सदस्य महंगी ब्याज दर पर पैसा न ले, सूदखोर ब्याजखोर के चुंगल में न फंसे। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र एक ऐसा मॉडल है जिसने देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाई। सहकारिता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसने इस देश ने पूरे विश्व के कई देशों के अंदर सामाजिक आर्थिक बदलाव किया है। कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां लोगों को रोजगार देने का काम भी करता है और नए रोजगार सृजन का काम भी करता है। और अलग अलग संस्थाएं
देश के अंदर अपनी प्रामाणिकता के कारण लोगों को रोजगार देने के साथ साथ उस राज्य, उस देश की सामाजिक आर्थिक बदलाव करने में सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। किस तरीके से गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्तियों को हम रोजगार से खड़ा कर सकते हैं, उनके छोटे छोटे रोजगार में ऋण देकर वह अपना रोजगार दे सके। और मैंने कई दुनिया की संस्थाओं को, देश की संस्थाओं को देखा है कि गरीब व्यक्ति ऋण लेता है, कोशिश होती समय पर चुकाने का प्रयास करता है। गरीब व्यक्ति ईमानदार होता है, अपनी मेहनत की कमाई से वो कोशिश करता है कि जो उसकी रेवेन्यू आई, इनकम आई है, वो समय समय पर ब्याज को जमा कराए ताकि ब्याज मुक्त वो रहे। लेकिन कई बार छोटे गरीब वंचित लोगों को अपने काम चलाने के लिए कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है, अपने काम का विस्तार करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, सामाजिक जीवन में कुछ आवश्यकताएं होती है। मुझे आशा है हितकारी विद्यालय भी इस दिशा के अंदर काम करेगी और गरीब वंचित लोगों के जीवन को बदलने के लिए ये सहकारिता आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों से भारत में शामिल होने का आग्रह किया है और कहा कि पाकिस्तान के विपरीत भारत उन्हें अपना मानता है। राजनाथ सिंह शनिवार को जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनावी रैली में शामिल होने पहुंचे थे। रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं आप सभी से जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने के लिए कहता हूं और जम्मू कश्मीर में विकास देखने के बाद पीओके के लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग पीओके के लोगों को विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत पीओके के लोगों को अपना मानता है। आइए और हमारे साथ जुड़िए। पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रचते हुए शानदार प्रदर्शन किया है और इस बार भारत ने हर बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 29 पदकों के साथ टॉप 20 में जगह बनाई है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 मेडल जीते थे, लेकिन पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों ने इससे आगे का सफर तय किया। भारत ने इस बार कुल 29 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ये किसी भी पैरालंपिक में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल हैं। तीरंदाज हरविंदर सिंह और धाविका प्रीति पाल रविवार देर रात को होने वाले क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरा एथलीटों की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर की और सोशल मीडिया पर विशेष ट्वीट करते हुए कहा कि पेरिस पैरालंपिक 2024 भारत के लिए विशेष और ऐतिहासिक रहा है। हमारे असाधारण पैरा एथलीटों ने 29 पदक जीते, जो खेलों में भारत के पदार्पण के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये उपलब्धि हमारे खिलाड़ियों की अटूट लगन और अदम्य भावना का प्रमाण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पैरालंपिक में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मैं पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन से बेहद प्रसन्न हूं। अकेले पेरिस में 29 पदकों की संख्या भारत के अब तक के सभी 13 खेलों में जीते गए 60 पदकों का लगभग आधा है। 2016 तक अपने 11 पैरालंपिक में भारत ने 12 पदक जीते थे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के प्रदर्शन ने 29 पदकों के साथ एक बड़ी छलांग लगाई है। पेरिस में ये 10 और पदकों तक पहुंच गया है। विशेष गर्व के इस क्षण में मैं उन परिवारों, कोच, पोषण विशेषज्ञों और उन सभी व्यक्तियों और संस्थानों के साथ हूं जो हमारे पैरालंपिक प्रतिभागियों के साथ खड़े रहे। टीम इंडिया के हर पदक विजेता और अन्य खिलाड़ियों की कहानियों को संकटों के बीच उनके अटूट उत्साह का जश्न मनाने के लिए उन्होंने बताया और दोहराया जाना चाहिए। इससे देश, खासकर हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।
साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि भारतीय दल की उल्लेखनीय उपलब्धियां वास्तव में सराहनीय हैं। कुल 29 पदकों के साथ भारत ने सभी 13 खेलों में जीते गए 60 पदकों में से लगभग आधे पदक हासिल कर लिए गए हैं। ये टोक्यो 2020 में अर्जित 19 पदकों से ज्यादा है। एक उल्लेखनीय प्रगति है। इस गौरवपूर्ण क्षण में मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे पैरालंपिक एथलीटों को उनकी यात्रा में समर्थन दिया। चुनौतियों के बीच लचीलेपन की उनकी प्रेरक कहानियां उजागर और मनाई जाने लायक हैं, क्योंकि वो हमेशा भारत के लिए प्रेरणा की किरण के रूप में काम करेंगी। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का अभिवादन किया और पूरे देश को बधाई दी और कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए टीम इंडिया की भावना को साकार किया। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने 29 पदकों के रिकॉर्ड के साथ अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य पदक जीतकर भारत के खिलाड़ियों ने कई बार पूरे देश को गौरव से झूमने का अवसर दिया। हर एक भारतवासी अपने विजेताओं के कारण आज गौरवान्वित है। देश का हर एक नागरिक आपके परिश्रम, समर्पण और जीवटता से प्रेरित है। सभी खिलाड़ियों को मेरी ओर से बहुत बधाई, अपार संभावनाओं वाले भविष्य की अनेक शुभकामनाएं। एयरफोर्स ने ओपन डे के तहत कई स्कूलों, कॉलेजों, चयनित नागरिकों, पूर्व सैनिक परिवारों को भी जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आमंत्रित किया था। जाते जाते आपको दिखाते हैं युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 की कुछ झलकियां। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। From the skies of Sulu, where precision met power, Phase 1 of Tarang Shakti took flight, blazing a trail of success. Now the stage is set for Jodhpur, where innovation meets the future. Get ready for Phase 2, the ultimate display of strength, agility, and air dominance. The guardians of Indian skies, the pioneers of Atmanirbhar Bharat. Welcome to IDEX 24 in Jodhpur, Rajasthan. Experience the future of air power.